आपकी अगर आप यूएस मिलिट्री बेसिस को देखें तो ये एक दफा एक जमाने में दे एंड इवन नाउ दे डिफाइन पावर, बट टुडे आपकी जो पावर है वो डिफाइन की जाती है कि आपकी सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज कहाँ है, आपकी एक्सेस कहाँ है, आपके डिजिटल प्रोटोकॉल क्या है, और क्या आपके जो रूल्स बनाए हुए हैं वो दुनिया में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और चाइना हिस्टोरिकली भी और अभी ये बहुत एंटी वॉर है, वो बैक ऑफ भी कर जाते हैं। आज भी अगर आपने न्यूज को फॉलो किया होगा तो चाइना ने ट्रेड डील तकरीबन कर लिया है ट्रम्प से, उनको गुफ्तगू भी शुरू हो गई है। ट्रम्प ने कहा है हो गया है, चाइना कह रहे हैं कि अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अगेन दिस इज अ मच मोर पावरफुल वे। आपके जो मसाला जात हैं वो यहाँ से दुबई जाते हैं, वहाँ पे रीलेबल होते हैं, रीपैकेज होता है, थोड़ा सा काम होता है उसके ऊपर, और वो हिंदुस्तान में बिकते हैं। तो नान मसाले का सबसे बड़ा कस्टमर हिंदुस्तान है, हमारे लिबास और सब चीज का, लेकिन हमने एक थर्ड पार्टी के थ्रू उसको भेजते हैं जिसमें एक एडिशनल कॉस्ट। अगर हम ये इकोनॉमिक कॉरिडोर डायरेक्टली खोल दें तो टूरिज्म से लेकर टेक्सटाइल से लेकर कंज्यूमर प्रोडक्ट से लेकर सीमेंट से लेकर आपके पास इतनी सिनर्जीज अवेलेबल हैं जो कि इस खित्ते की तकदीर को बदल सकते। आप कहती हैं कि पाकिस्तान में हैवी इंडस्ट्री नहीं लगी। सोवियत यूनियन ऑफर्ड हैवी इंडस्ट्री टू पाकिस्तान इन 1949। मुझे ये याद है, मेरे रिसर्च के अंदर ही मेरा मगर ये जो है वजीर अली इंडस्ट्री वालों ने कहा कि हमें नहीं जरूरत है, वी विल कोऑपरेट विद अमेरिका। और अमेरिका ने एज यू राइटली पॉइंट आउट हैवी इंडस्ट्री पे हमें डिस्करेज किया, लाइट इंडस्ट्री टूथपेस्ट ये वो बनाने पे जोर दिया, और उसको फिर हमने खराब कर दिया बाय स्टार्टिंग वॉर्स विद इंडिया। लाइकवाइज इंडिया साइज वाइज जियोग्राफिकली एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बड़ी मार्केट है, वो भी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इसको इस वॉर में उनको नुकसान हुआ वो नुकसान इस बात से हुआ कि उनकी जो लीडरशिप है उनके पल्पिट से इमोशनल रेटरिक आया। वो इमोशनल रेटरिक जो है वो अवाम के लिए बहुत अच्छा है, वोट के लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ जंग में जो हम पुराने जमाने में भी होता तो फौजें सामने खड़ी होती थी, पहले शेरो शायरी से लड़ाई होती रहती थी, तो वो उस तनाजर में तो बहुत अच्छी चीज है। दुनिया ने इसको यूं नहीं देखा। जब जंग हुई तो उसमें पाकिस्तान ने जो भी है उनको एरियल कॉम्बैट में तो ठीक ठाक कन्फ्रंट किया, अब वो मानने को तैयार नहीं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा कि इस चीज में इंडिया को नुकसान हुआ है। वो बंदा बड़ी देर से मुझे फॉलो कर रहा था, उसने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी कि तुम फौज के अब एजेंट हो गए हो। एंड फॉर इयर्स आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वहां पे एक हिस्टीरिया इस रेटरिक की वजह से उनकी बुनियादों में आ गया हुआ है, और वो बेसिकली एंटी मार्केट है, एंटी इकोनॉमिक्स है। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरा नाम है हसन जफ़र। हमारे साथ हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और मोहतरमा सबाहत रफ़ीक साहिबा। आज हम बात करेंगे जियो इकनॉमिक्स की। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं मोहतरमा सबाहत रफ़ीक साहिबा का तारुफ ज़रा अपने देखने वालों को करा दूँ। शी इज़ द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ लैम्प्रो मेलन, ये इनकी कंपनी है, एंड शी हैज़ अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट्स इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एरिया, स्पेशली targeted towards the technology sector, which is very interesting because the way things are developing these days, so geoeconomics is at par with the geopolitics. So in order to understand what is geopolitics, we need to understand how geoeconomics is shaping up in the present era, especially ये ट्रम्प साहब के आने के बाद जो उन्होंने सारी दुनिया की पॉलिटिक्स को ट्रेड वॉर के ऊपर लाके फोकस कर दिया। सो दैट इज़ वेयर वी आर। हम लेकिन ज़्यादा टाइट फ्रेम में नहीं रखेंगे गुफ्तगू को। मैडम को हम फ्रीडम देंगे कि द वे शी वांट्स टू स्टीयर द कॉन्वर्सेशन। तो आप बताइए इफ़ यू लाइक टू ऐड समथिंग टू द डिस्कशन एट द बिगिनिंग, डॉक्टर साहब। नहीं, आई हैड द प्रिविलेज टू मीट सबाज जी एक डिनर पे, एंड वी टॉक्ड अ लॉट, एंड आई गॉट द फीलिंग के इनके पास बहुत अपने ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, एंड सो इंटेलेक्चुअल हैं, ये बहुत बड़ी एकेडमिक हैं, और इस फील्ड के अंदर इनकी बड़ी एक प्रोमिनेंट पोजीशन है। तो आई थॉट शी वुड बी द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। सो ओवर टू यू सवाद साहिबा, बताइए कि आप कैसे देख रही हैं जियो इकोनॉमिक्स को। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो इकोनॉमिक्स टू बिगिन विद? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और सर आपके बहुत ही अच्छे अल्फाज के लिए। आई मस्ट स्टार्ट बाय कन्फेसिंग कि आई एम
in no way adequate to even hold a conversation with both of you. मैं सर की किताब पढ़ चुकी हूँ एंड मैं समझती हूँ कि जितना हम आपसे सीख सकते हैं, मैं जो थोड़ा बहुत मेरे पास है, आई वुड लव टू शेयर इट विद योर ऑडियंस। तो जो आपने सवाल पूछा कि जियो इकोनॉमिक्स है क्या? तो जियो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है वो तो समझिए ऐसे है कि इट्स द लॉजिक ऑफ वॉर इन द ग्रामर ऑफ कॉमर्स। ये इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन जो थी वाह वो वाह, दी इट्स द गई। लॉजिक ऑफ वॉर इन द ग्रामर ऑफ। इन द ग्रामर ऑफ कॉमर्स, ये वाह इसकी वाह ये वाह। मेरे अपने अल्फाज नहीं है बट दिस अच्छा, इज द आपके डेफिनेशन। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद आए हैं, एक्सीलेंट। अच्छा। तो यू नो एट वन टाइम इसको समझा जाता था कि जियोपॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल अफेयर्स में इसको एक पेरिफेरल चीज समझा जाता था। पर जैसे जैसे 21st सेंचुरी इवॉल्व हो रही है और खास तौर पे 1990 के बाद के जब एक समझें कि जैसे-जैसे एक सोल सुपर पावर आती गई, तो वैसे-वैसे जो जियो इकोनॉमिक्स है, मेरी नज़र में ये ज़्यादा अहम होता गया है जियोपॉलिटिक्स में, एक्सेप्ट इन एरियाज़ जहाँ पे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसको आप निकाल दें, तो जियो इकोनॉमिक्स जो है, ये दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है, डिटरेंस के लिए भी और एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ वॉर के लिए भी और पीस बिल्डिंग के लिए भी। तो समझिए कि तीनों ही तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोटा-मोटा अगर आप उसको समझें, क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड से भी है, तो आई वुड से कि जो ग्लोबल पावर है, इट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम आर्मीज़ एंड अलायंसेस, और जो अब आपका बैटलफ़ील्ड है, वो ज़्यादा है मार्केट्स के ऊपर, डाटा के ऊपर, डाटा बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसका, एनर्जी कॉरिडोर्स के ऊपर, इनोवेशन नेटवर्क्स के ऊपर। तो यूँ समझिए कि अब आपके पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक एंड्स जो हैं, ये हम बेहतर तौर पे मीट कर सकते हैं थ्रू जियो इकोनॉमिक्स। तो जैसे-जैसे, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब से ट्रम्प आए हैं, तब से इट इज़ इवन मोर अपैरेंट, इवन दो अगर आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, तो वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर में जो चिपसेट का रेगुलेशन आया था, इट वाज़ अ वेरी क्लियर सिग्नल दैट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स। मगर ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ़ अभी का है, अब ये अहम ज़्यादा हो गया है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि देखिए, अगर आप ग्लोबली भी देखें, तो इस वक़्त नेशंस का जो कॉम्पिटिशन है, वो अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस करते हैं, वेदर इट इज़ थ्रू टैरिफ्स, वेदर इट इज़ थ्रू सैंक्शंस, तो दैट्स हाउ इट हैज़ बिकम अ ह्यूज ग्लोबल फोर्स टू रेकन विद, यू कुड से। और हम्म, कुछ कंट्रीज़ जो हैं, जैसे ख़ास तौर पे अगर आप चाइना को देखें, तो चाइना ने ये बहुत बड़ा एक डायनामिक शिफ्ट क्रिएट किया है। आप उसको देखिए चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, आप उसको यूएस और चाइना की टेक राइवलरी में देखें, या आप इसको ईयू के रेगुलेटरी डिप्लोमेसी में देखें, हर जगह आपको ये कारफरमा नज़र आता है। ठीक है ना? तो जियो, और जब आप मुझे इंटरप्ट करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपने एक बड़ी स्ट्रैटेजिक आप, मिस्टेक कर दी आप ये कह के कि खातून को फ्री फ्लोर दे दिया। खातून को बिल्कुल। कभी फ्री फ्लोर नहीं देते। उसकी गुफ्तगू जो है नॉर्मली कॉमा फुल स्टॉप के बगैर होती है। तो जब आप मुनासिब समझे, आप मुझे इंटरप्ट करके उसको स्टीयर कर सकते हैं। हम पंक्चुएट करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप जरा पहले उसका ओवरव्यू दीजिए, फिर हाँ हम जी, आप जी, जी। डेवलप कीजिए, अपना पूरा थीसिस डेवलप कीजिए। हाँ जी। हुँ। तो जो समझिए कि अगर आप एक डिफरेंस करना चाहें, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसका बनाना चाहें कि जियोपॉलिटिक्स में और जियो इकोनॉमिक्स में फ़र्क क्या है? तो कुछ फ़र्क भी है, एंड देन जियो इकोनॉमिक्स बिकम्स आल्सो अ पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ठीक है? क्योंकि इट बिकम्स अ टूल फॉर इट। तो जियोपॉलिटिक्स जो है, उसको हम कह सकते हैं कि इट्स एन अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स, जहाँ पे प्रिविलेज जो है वो डिफाइन की जाती है टेरिटरी से, आप कहाँ बैठे हैं, आपकी जियोग्राफी क्या है, आपकी मिलिट्री माइट क्या है, फिर आपकी स्पेटियल स्ट्रैटेजीज क्या है। और दीज आर मोर रेलेवेंट इन थिंग्स लाइक, जैसे आपका कोल्ड वॉर था, आपकी वर्ल्ड वॉर्स थी, फिर आपकी जो अलायंसेस हैं जैसे कि नेटो हो गया, या जो हमारी बाकी आप देखते हैं। जियो इकोनॉमिक्स जो है वो कॉन्ट्रास्ट में इट यूजेस इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, कभी प्यूनिटिव और कभी इंसेंटिव। टैरिफ हो गए, सैंक्शन हो गए, ये आपके प्यूनिटिव फॉर्म में आगे स्ट्रेटेजिक टूल है।
इन्वेस्टमेंट डील्स हो गई, एक्सेस टू मार्केट हो गई, बिल्डिंग जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आपने एक दूसरे के साथ पीस बिल्ड की थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये उसकी पॉजिटिव साइड हो गई। तो बट इट इज ऑल अबाउट, इन माय ओपिनियन, connectivity and creating dependence. And when you create these dependencies, when you create these connectivities, you shape preferences and you get to the dividend of peace without coercion. So in a lot of ways, I'm one of the people who advocate, and there are a lot of other people who advocate कि हम जैसे जैसे geopolitics को geoeconomics की तरफ लेके जाएंगे, in its incentivization form, not necessarily in the punitive form, which is tariffs and sanctions, then we create a more stable world order. आप जी geopolitics में dominance सीख कर रहे हैं through deterrence, जिसमें आप एक wasteful चीज में invest कर रहे हैं जो कि हथियार है, असलहा है और स्टॉक पाइलिंग ऑफ थिंग्स है, जो कि मेरे ख्याल में, जबकि जियो इकोनॉमिक्स जो है रिवर्स में है, डिटरेंस से ज्यादा इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेशन। तो आपकी अगर आप यूएस मिलिट्री बेसिस को देखें तो ये एक दफा एक जमाने में दे, एंड इवन नाउ दे डिफाइन पावर, बट टुडे आपकी जो पावर है वो डिफाइन की जाती है कि आपकी सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज कहाँ है, आपकी एक्सेस कहाँ है, आपके डिजिटल प्रोटोकॉल क्या है, और क्या आपके जो रूल्स बनाए हुए हैं वो दुनिया में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इन सम वे जो अगर क्वेश्चन कहीं है भी तो वो बड़ी डिप्लोमेटिक फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में है, विच इज ट्राइंग टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसीलिए अगर आप ये समझे कि आप जियो पॉलिटिक्स को, जाहिर है कि मुकम्मल तौर पर तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि ट्रेडिशनल मिलिट्री अलायंसेस आर नो लॉन्गर सफिशिएंट। So countries like China, in my opinion, because we work a lot in China, they project power without firing a single bullet. They project power through their ports. They project power through their pipelines. They project power through their platforms. तो इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और चाइना हिस्टोरिकली भी और अभी ये बहुत एंटी वॉर है, वो बैक ऑफ भी कर जाते हैं। आज भी अगर आपने न्यूज को फॉलो किया होगा तो चाइना ने ट्रेड डील तकरीबन तकरीबन कर लिया है ट्रंप से, उनको गुफ्तगू भी शुरू हो गई है। ट्रंप ने कहा है हो गया है, चाइना कह रहे हैं कि अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बट अगेन दिस इज अ मच मोर पावरफुल वे ऑफ डिप्लोमेटिकली क्रिएटिंग पावर। इट ब्रिंग्स पीपल टू द टेबल बिकॉज आपकी इकोनॉमिक पावर ऐसी है और आपकी एक्सेस टू द मार्केट ऐसी है कि यू आर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राइट फिर तो आप मतलब वर्ल्ड वॉर में चले जाएं तो तब सिर्फ जियोपॉलिटिक्स चल रही थी, आपकी नेटो थी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन थी, उसकी मतलब दीज आर द थिंग्स दैट शेप्ड योर फॉरेन पॉलिसी। बट 1990 में, जैसे मैंने पहले कहा, कि जब कोल्ड वॉर एंड हो गई तो ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया। 2008 में जब हमारा अगर आप थोड़ा सा इसका हिस्ट्री का तनाज़ा लेना चाहें तो 2008 में जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो it exposed vulnerabilities in economic interdependence. चाइना की एकदम राइज हो गई, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन अमेरिका के साथ उसका जब डील हुआ था 1990 में, तो विद इन समझे कि 2 डेकेड्स में एक कंट्री ने अपनी इकोनॉमिक पावर हाउस वहां पे ले आई कि इट ऑल्टर्ड द स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप। और इसी से मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट बनता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट कैन बी वेपनाइज्ड। आई हेट टू यूज द वर्ड, बट लिटरली फ्रॉम 1990 टू 2008 में चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इतना कंसोलिडेट किया और इस पेस पे गए कि इट लिटरली, इन द parlance of diplomacy we say that the China proved the concept कि economic growth जो है it can be weaponized. And US also began shifting from liberal economic globalization, थोड़ा डर गए। और जो आप आज उसका जो समर है वो हर जगह देख रहे हैं, लेकिन उसका खौफ 2008 में शुरू हुआ कि वो वहां से उन्होंने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देना शुरू कर दिया। वो कभी तीसरी पार्टी आती है, कभी जाती है, और इसी टाइम में आप देखेंगे कि जो आपके पॉलिटिकल पावर प्लेयर्स है उसके अंदर इकोनॉमी की बात ज्यादा होनी शुरू हो गई, और इकोनॉमी के साथ साथ नेशनल सेंटिमेंट, पेट्रियटिज्म का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया।
इसके बाद आपका आ गया कोविड का पैंडेमिक और फिर उसके बाद आपका जो है जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन की, तो उसके बाद तो इट बिकेम राइट टू द फोरफ्रंट। उसकी वजह ये है कि सप्लाई चेन्स अब एक समझ लें कि आपका नेशनल सिक्योरिटी एसेट हो गया। एनर्जी जो है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, ये अब आपकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हो गई और आप ये किसी भी मुल्क के अंदर देख लें, बेशक कि उसके अंदर वो लफ्ज़ जियोपॉलिटिक्स का यूज़ कर रही हो, उसका हदफ या उसका एंड गोल जो है वो यही चीज़ें हैं। और स्टेट्स अब सबकी सब स्टेट्स, अमेरिका जिसका एक फ्लैग बेयरर था, उसका बीकन था ग्लोबलाइज़ेशन का, सब स्टेट्स अब लिबरल ग्लोबलाइज़ेशन से प्रोटेक्टिव जियो इकोनॉमिक्स के अंदर रिट्रीट करना शुरू हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए कि अभी हम जितना सुन रहे हैं अमेरिकन्स को, वहाँ पे अब यही डिस्कस हो रहा है कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी ने हमें कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, वेर एज चाइनीज़ मॉडल जिसको हम कहते हैं, पार्शली इट इज़ स्टेट ओन्ड एंड यानी एक हिस्सा उसका फ्री मार्केट के ऊपर है, दूसरा स्टेट ओन्ड है, प्रोटेक्टेड है, एंड दैट मॉडल हैज़ वर्क बेटर। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, ये आप कन्विंस्ड हैं इस सारी थ्योरी से कि ये अब मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। यहाँ आपके सामने जो भी मैडम ने ये पॉइंट रेस किया रशियन इन्वेजन का, उसके बाद रशिया के बारे में जो एक असेसमेंट थी कि सैंक्शंस लगा के यूरोप उन्हें सप्रेस कर देगा, और ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि रशिया ने डाइवर्सिफाई कर लिया अपने आप को, और उसकी सफरिंग यूरोप में ज़्यादा हुई बिकॉज उन्होंने कहा जी इनका तेल गैस नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदा तो जर्मन इकोनॉमी को प्रॉब्लम आई, सारे यूरोप की इकोनॉमी को प्रॉब्लम आई। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि आप एक मुल्कों को अपने पैसे से और अपनी पॉलिसी से कंट्रोल करें। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और स्पेशली आफ्टर द रशियन इन्वेजन, आपकी क्या असेसमेंट है? आप चाहे तो मैडम से सवाल भी करें और चाहे और इसके ऊपर कमेंट भी कीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से ये बड़ा परसेप्टिव तरीका है देखने का कि जियो इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर जोर है, और मेरे ख्याल से स्टेट की और इकोनॉमी की जो रिलेशनशिप है जो चाइना में नज़र आती है, उसकी अट्रैक्शन अब दुनिया में हर जगह नज़र आ रही है। मेरा मैडम से सवाल यही होगा कि सारी दुनिया में ये ट्रेंड तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन साउथ एशिया जिसमें हम रहते हैं, ये प्रोवर्बियली एक शिकार है इसके बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड का। ना ये जियो पॉलिटिक्स के हवाले से चलता है आगे, इतनी डिपेंडेंस है यहाँ के मुल्कों की, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की, और जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तो हम बिल्कुल ही नहीं आए। मसलन इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड, अगर ये कई किताबों में ये इसका ज़िक्र है कि अगर ये नॉर्मल तरीके से की जाए तो इट वुड मल्टीप्लाई अबाउट 25 टाइम्स इन अबाउट 10 इयर्स, एंड इन 50 इयर्स ये एरिया जो है ये ग्रोथ का इंजन बन सकता है। यहाँ पे एक तो ये जनरल मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात ये है कि मैडम से हम ये सीखना चाहते हैं कि इस वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो वर्किंग पीपल हैं उनका क्या रोल है, क्योंकि चाइना ने ये सारी चेंज आने से पहले, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, माओ जे टूंग के ज़माने में तो बिल्कुल एक और अप्रोच ही थी दुनिया की तरफ, इकोनॉमी की तरफ। लेकिन एक बहुत बड़ा कमाल उन्होंने किया जो इंडिया में नहीं हुआ और हमने बिल्कुल ही नहीं किया। उन्होंने 100% लिटरेसी अपने लोगों को दे दी चाइना ने। और जब डेन शाओपेंग ने वो पुराना मॉडल छोड़ के ये नया मॉडल अप्रूव किया, और इसके अंदर अमेरिका की पूरी उनके साथ कोऑपरेशन है। मैं कहा करता हूँ कि चाइना जो आज क्रिएट हुआ है, इट्स अ नेमेसिस ऑफ अमेरिकन पॉलिसीज। इन्होंने उस जमाने के जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसको तोड़ने के लिए चाइना को इस किस्म के इंसेंटिव दिए, मदद दी, इन्वेस्टमेंट्स करवाई, टेक्नोलॉजी भेजी। ये नहीं सोचा कि यही चाइना जो है
उनको इस्तेमाल करके उनके टक्कर में आ जाएगा, बल्कि एक नया अप्रोच लेके आएगा। व्हाई इज इट दैट साउथ एशिया, मतलब मैं आसियन को भी देखता हूँ, उनके जितने मुल्क हैं, उनकी टेरिटोरियल क्लैशेस यानी क्लेम्स, यानी हरकत उनका होता है कि इंडोनेशिया का कहाँ पे बॉर्डर है पानी के अंदर, सिंगापुर का कहाँ है, मलेशिया का कहाँ है, और बाकी मुल्कों का। बट आसियन हैज डिसाइडेड कि वी विल नॉट गो टू वॉर टू सॉल्व अवर इश्यूज, और देखें वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन है। अफ्रीका के अंदर क्योंकि सदियों से लोगों पर जुल्म किया गया है, लेकिन अब मैं देखता हूँ वहाँ के भी लीडर जो हैं वो ये अपने, मैडम ने बात की मिनरल्स की, ये की कि ये फ्रेंच कंपनीज को उन्होंने भगा दिया है। कल ही मैंने देखा है कि वो ये जो है एफ एफबीआई का जो हेड बनाया है इन्होंने पटेल, उसके साथ एक अफ्रीकन लीडर है, यंग मैन, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने उड़ा के रख दिया उसे। तो ये जो है ना, इस किस्म की चेंजेस आ रही हैं विदाउट एक्चुअली, वो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉर गेम्स होती थी, ये इकोनॉमी की, अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल की, हमारे इलाके में इसकी डिफिशिएंसी क्यों है, शायद इसके ऊपर अगर हम बात करें तो शायद इस सारे मॉडल को अपने पे अप्लाई करने के लिए हमें ज़रा मदद भी मिले। ये बताइए मैडम, देखिए हमारे इलाके में यानी साउथ एशिया जिसकी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं फ्लरिश कर सकी इतनी ज़्यादा। हमने इंडिया को भी देखा, वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, लेकिन इंडियंस भी इस बात का अब इजहार कर रहे हैं कि वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हुआ है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ है। Why hasn't it happened in India and Pakistan, whereas China has made आई it वुड possible? जस्ट लाइक टू ऐड, इंडिया पे आपकी बात पोजीशन सही है। इंडिया में तो महल ये दुनिया का वाहिद मॉडल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 60s के शुरू में हुई, उसके बाद इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज किया। वी हैड अ हेड स्टार्ट इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन और कई चीजें हम, लेकिन वी आर इनटू वॉर विथ इंडिया। 65 वॉर आई थिंक इज द टर्निंग पॉइंट, जहाँ के अयूब खान का जो पहला पीरियड है, उसकी डिक्टेटरशिप को मैं मान लेता हूँ, वही चाइना में ही वाली पोजीशन है ना, स्टेट कंट्रोल थिंग्स, लेकिन अपनी इंडस्ट्री लगाओ। पीडीआईसी को फ्लरिश करने की वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है इन्हें इन्होंने वो अपना 65 जंग, पहले रन ऑफ कच्छ, फिर वो मुजाहिदीन, फिर इंडिया ने हमला कर दिया। सो वी मोर देन इंडिया, ये हमने सारा जो है ना इस्लामाइजेशन का जबर वो लोगों पे लगा दिया है, बजाय इंडस्ट्रियल एक सोच लाते, लोगों को पढ़ाते। आई थिंक साउथ एशिया में सबसे कम स्पेंडिंग एजुकेशन पे जो है और हेल्थ पे जो है वो पाकिस्तान की है। सो इस इलाके पे अगर आप बात करें मैडम, तो ज़रा हमें समझाएं कि ये सारी दुनिया के ट्रेंड हमारे यहाँ आके आके क्यों डिफीट हो जाते हैं। सर, मैं अपनी थोड़ी कम कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए थोड़ी आपने, क्योंकि माशाल्लाह एटलीस्ट 6-7 सवाल हैं उसमें, तो मैं कोशिश करती हूँ बारी-बारी उसका जवाब देने की कोशिश करनी। बट सबसे पहले जो बात आप कह रहे हैं कि साउथ एशिया के अंदर जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से, तो अगर आप एक बिल्कुल एक मैं तो अगर बिज़नेस पर्सपेक्टिव से बात करें, तो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादियाती तरक्की है, उसके बीच बहुत सी चीज़ें हाइल हैं। हमारी इंडस्ट्री कभी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर जा नहीं सकी। हम एक मिड साइज़्ड इंडस्ट्री के अंदर फँसे हुए हैं, और उसकी वजह ये कि हमारा मार्केट का साइज़ छोटा है, और हमारी करीब तरीन मार्केट्स जहाँ हम अपना सामान बेच सकते हैं, वो या मिडल ईस्ट है, या यूरोप है, या फिर अमेरिका है। जबकि हमारे बिल्कुल नज़दीक हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट पड़ी हुई है। जो यूरोपियन मार्केट है या जो अमेरिकन मार्केट है, उसमें जाने के लिए हमें कभी कोटा सिस्टम को फाइट करना पड़ता है। कोटा सिस्टम ना भी हो, तो हमें क्वालिटी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट चलती है वो हमसे वास्टली डिफरेंट है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड सब चीज़ें हमसे मुख्तलिफ हैं, मिज़ाज मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पे कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स, सो वी हैव टू मैन्युफैक्चर फॉर देम। जबकि जो आपके बिल्कुल बराबर में मार्केट पड़ी है,
उसका मिजाज भी आपकी तरह का है, उसका पहनावा, उसका रहने का तरीका, उसकी कंज्यूमर प्रोडक्शन की जो नीड्स हैं, वो आपसे मुतज़ाद नहीं है, बिल्कुल आप ही की तरह है। तो मार्केट एक्सेस जो है, उससे आप पाकिस्तान की इक्तिसादियात को, अगर आपको यूरोप में, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी दुनिया के मार्केट को टारगेट करके हम नहीं कहीं पहुँच सकते, ऑब्वियसली पहुँच सकते हैं। मगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट या उसके अंदर जो आपकी प्रोडक्ट की बेटरमेंट होना जो है, जिस पाए की होगी, वहाँ पर आप कम्पीट करेंगे चाइना के साथ। और चाइना की जो कॉस्ट की एफिकेसी है, उसको मैं और आप मैच नहीं कर सकते। कॉस्ट एफिकेसी अलोंग विद द क्वालिटी। तो बिल्कुल बराबर में आपके मार्केट है, जहाँ पर आपके कपड़े हैं। आप अगर एग्ज़ाम्पल लीजिए, जो आप सलवार कमीज़ पहनते हैं, आपके मसाले हैं, आपके राहबर वाटर कूलर हैं, आपके पंखे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो कि उस मार्केट में ईज़िली जा सकती है, वो मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ इंडस्ट्री में लार्ज साइज़ में इमीडिएटली जा सकती है, अगर हमारी उनके साथ कोई इक़्तिसादी डील ऐसी हो। तो इस चीज़ में पाकिस्तान इन अ लॉट ऑफ वेज़ बेनिफिट्स फार मोर देन इंडिया। इंडिया को थोड़ा-सा उसमें हिट भी लगेगा, लेकिन इंडिया के लिए भी बहुत से फ़वाइद हैं। जैसे कि उनके पास एक ज़माने में लेबर आर्बिट्राज थी in technology. वो लेबर आर्बिट्राज विद द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैंगलोर एंड अहमदाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता इरोड होती जा रही है। बाय हैविंग दैट, तो कहने का मकसद ये है कि यू गो इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, देयर आर सो मेनी म्यूचुअली बेनिफिशियल एरियाज फॉर बोथ कंट्रीज टू बी इंटीग्रेटेड, टू बी एबल टू ट्रेड डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि ट्रेड होती नहीं है। आपके जो मसाला जात हैं, वो यहाँ से दुबई जाते हैं, वहाँ पे रीलेबल होते हैं, रीपैकेज होता है, थोड़ा-सा काम होता है उसके ऊपर, और वो हिंदुस्तान में बिकते हैं। तो जान मसाले का सबसे बड़ा कस्टमर हिंदुस्तान है, हमारे लिबास और सब चीज़ का, लेकिन हमने एक थर्ड पार्टी के थ्रू उसको भेजते हैं, जिसमें एक एडिशनल कॉस्ट है। अगर हम ये इकोनॉमिक कॉरिडोर डायरेक्टली खोल दें, तो टूरिज़्म से लेकर, टेक्सटाइल से लेके, कंज़्यूमर प्रोडक्ट से लेके, सीमेंट से लेकर, आपके पास इतनी सिनर्जीज़ अवेलेबल हैं, जो कि इस खित्ते की तकदीर को बदल सकती हैं। लेकिन हमने उसको कभी उसके ऊपर फ़ोकस नहीं किया। हमने फ़ोकस क्यों नहीं किया? वो सब बातें हम जानते हैं। देयर इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स विदिन सर्टेन इदारे। तो आप जब तक उस पैराडाइम से निकलेंगे नहीं, तो आपकी कभी भी जो और जब आपकी एक दफ़ा, ऐसा नहीं है कि यूरोप में आपस में इख्तलाफात नहीं थे, जितनी जंगें यूरोपियन ममालिक ने, फ्रांस और इंग्लैंड ने लड़ी हैं, उतनी हमारे खित्ते ने नहीं लड़ी। और तो हमारे पास एक बहुत बड़ी सामने वाज़ेह अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है, जिसके ज़रिए हम एक इकोनॉमिक ब्रिज बिल्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर वॉर विल बिकम हार्डर, व्हिच वी हैव नेवर मेड दैट। हमारे यहाँ समझ लीजिए कि वो या तो सोच का फुकदान है, या इंटेंशन का फुकदान है। तो द रीज़न साउथ एशिया के अंदर जियो इकोनॉमिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तो हमारी होगी ना बायलैटरल के बाद, लेकिन हिंदुस्तान ने जियो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्ट किया है। जो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, माना कि वो अभी उस पाए पे नहीं पहुँची, जिस पे चीन पहुँच चुका है, और माना कि उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उस लेवल की नहीं है, जैसे कि चीन के अंदर है, मगर उनका हेड स्टार्ट भी डिफरेंट है। इंडिया की जो ये ग्रोथ है, वो तकरीबन 1 दहाई पीछे है चीन से। दूसरा, इंडिया के अंदर क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, चाइना के अंदर एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है, तो समटाइम्स जो इकोनॉमिक डिसीजंस किए जाते हैं, तो लेकिन इंडिया सेम ट्रैजेक्टरी पर है, और इंडिया चाइना से सीखते हुए अपने आप को पहले एक जियो इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के रास्ते पे चला, और शायद उनको थोड़ी गलतफ़हमी थी, उन्होंने प्रीमैच्योर फायर कर दिया। उनका ख़्याल था कि साउथ एशिया की वो एक रीजनल सुपर पावर ऑलरेडी बन चुके हैं, एंड हेंस they can start doing things that they have started doing with complete immunity and impunity. तो वो शायद उनका लेकिन उनका रास्ता वही है। उनके हिसाब से हम रिलेटिवली इर्रेलेवेंट हो चुके थे, बिकॉज़ हम इक्तिसादी तौर पर इतना पीछे रह चुके हैं हिंदुस्तान से, कि शायद वो गैप हम अभी कवर ना कर सकें। तो जो उन्होंने थोड़ा एडवेंचरिज़्म करनी शुरू कर दी है अब्रॉड, और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान अब्रॉड एडवेंचरिज़्म नहीं करता। कनाडा के अंदर जो उन्होंने आपने बड़ी सिख इंटरेस्टिंग बात की। ये लीडरशिप को, जी, प्री मैच्योर फायर इन्होंने कर दिया, एंड वेयर एज
जहाँ आई थिंक दिस इज अ ग्रेट फॉर्मुलेशन, मुझे बहुत पसंद आई है ये बात, आई रियली बिल्कुल। लाइक द फ्रेज प्री जी मैच्योर जी जी फायर। जी। इसका तो मतलब लेकिन है कि जब हम कहते हैं प्री मैच्योर फायर जब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक मिसकैलकुलेटेड टाइम था, अभी इनको 10 साल वेट करके फायर करना चाहिए था, बट इट हैपेंड, इट्स ऑलरेडी डन। जी, लेकिन अगर आप उसमें चीन को आई वुड देखें, जस्ट चीन ऐड, आई कभी वुड, भी, चाइना कभी भी एंगेज नहीं करता। हालाँकि अगर आप देखिए पिछले तकरीबन, और जब से ट्रम्प आए हैं तब से, लेकिन उससे पहले भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की है चीन को प्रोवोक करने की कि वो किसी तरह एंगेज हो जाए। मगर और चाइना के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी बहुत मैडम, डीप थॉट है। उन्होंने अपने इकोनॉमिक पावर को देखिए, जब भी जंग होती है, तो उसमें एक इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है वो लाज़मी है। तो वो एक हिट आती है। यहाँ से उसमें एक एक चीज अपॉर्च्युनिटी भी होती है, लेकिन चीन ने बहुत बहुत समझदारी और बहुत तदब्बर के साथ अभी तक कहीं पर भी एक्टिव एंगेजमेंट से गुरेज़ किया है, और यही उसकी कामयाबी का राज़ है। ये तो हिंदुस्तान और चीन जो है वो मॉडल एक ही के ऊपर चलने की मैडम कोशिश कर रहे एक हैं। बात करना चाहता हूँ, अगर मसलन आपकी ये सारी बातें अगर हिंदुस्तान वाले और पाकिस्तान वाले सुन लें, हम्म, और मसलन आई थिंक 90s के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को एज WTO के मेंबर होते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था। वी डिड नॉट रेसिप्रोकेट। जी, वो तो आ भी गए थे 99 में, वो लाहौर अकॉर्ड भी हुआ, उसमें जो फैसले हुए वो बिल्कुल आपकी तरफ ही ले जाने की तरफ था कि कोऑपरेशन होगी। कश्मीर पे भी एक ऐसा मॉडल होगा जो तीनों जो हैं उसके स्टेक होल्डर्स, कश्मीरी, इंडिया, पाकिस्तान, उनको सूट करे। ये सारी बातें महल एक शुरू में जो होता है जियो इकोनॉमिक्स की तरफ एक अप्रोच हुई थी सीरियसली, और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उसमें महल नवाज शरीफ वॉज कमिटेड टू इट, तो उसको इन्होंने कारगिल कर दिया। सो और देखें, आप कहती हैं कि पाकिस्तान में हैवी इंडस्ट्री नहीं लगी। सोवियत यूनियन ऑफर्ड हैवी इंडस्ट्री टू पाकिस्तान इन 1949, मुझे ये याद है, मेरे रिसर्च के अंदर ही मेरा हिस्सा है। मगर ये जो हैं वजीर अली इंडस्ट्री वालों ने कहा कि हमें नहीं ज़रूरत है, वी विल कोऑपरेट विद अमेरिका, और अमेरिका ने एज यू राइटली पॉइंट आउट हैवी इंडस्ट्री पे हमें डिस्करेज किया, लाइट इंडस्ट्री, टूथपेस्ट, ये वो बनाने पे जोर दिया, और उसको फिर हमने ख़राब कर दिया बाय स्टार्टिंग वॉर्स विद इंडिया। इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिया we की have भी a, प्रेमेच्योर, अब ये इंडिया की तरफ से हुआ है, द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ डन इट रॉन्ग, बट वी हैव बीन डूइंग इट रॉन्ग फॉर सच अ लॉन्ग ये टाइम। एक्चुअली ये यहाँ दोनों तरफ से होता रहा है। इसमें जी, देखिए दोनों तरफ से होता रहा है, और हमेशा नेशंस को मेरे ख्याल में अपना जिगर बड़ा करना पड़ता है। बददियानती दोनों तरफ से होती है। ऐसा चले, नहीं है कि सिर्फ हमने ही हमेशा वो किया हो। मैडम, हिंद आप लोगों की इजाजत से मेरा ख्याल है जी, कि ये ये जो हमारे पास हमारी दोनों मुल्कों की हिस्ट्री है वो तो एक रियलिटी है। मिस्ड ट्रेंड्स हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ये 99 वाला वाजपेयी साहब की विजिट, और उससे पहले बाद में आगे पीछे जहां पे आज हम खड़े हो गए हैं, रिगार्डलेस ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, लेट्स सी वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। उसमें जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अभी जो मैंने रशिया का हवाला दिया था आपकी गुफ्तगू से ही लेके, वो जो इनके बारे में अंदाजा था रशिया के बारे में कि रशिया की इकोनॉमी उन जो सैंक्शंस लगाई हैं उससे बैठ जाएगी, वो नहीं हुआ। उन्होंने वॉर इकोनॉमी डेवलप की, उनकी जो सोवियत एरा की बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां थी वो दोबारा तेल पानी लगा के उन्होंने सेट करके दोबारा चला ली, मशीनरी दोबारा एक्टिव हो गई। ये जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है दुनिया भर में, आप देखें यूरोप में भी, हमारे रीजन में भी, मिडल ईस्ट में भी, अब वॉर इकोनॉमीज ज़्यादा आगे चल रही हैं, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो आपने जिनका जिक्र किया, ये माइक्रोचिप्स हैं, वेपन्स में भी वही यूज़ हो रही हैं। PL-15 को आप देख लीजिए, और उसके बाद आप देखें
कि all of a sudden अगर आप if you are closely watching the situation for over last 2 months or 1 month, उसके बाद दुनिया में जो एक इकोनॉमिक अट्रैक्शन थी इंडिया की, वो all of a sudden रिड्यूस हुई है because of their poor performance on war front. वेरस पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज अचानक निकली हैं, अगर आप इस तरह से देखें तो ये जो जी काइनेटिक पावर है, जो मिलिट्री पावर है, उसका एक डायरेक्ट लिंक सामने आया है इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, बिकॉज इंडिया को देख रहे थे यूरोप में कि ये एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है और इसको इकोनॉमिक तरक्की भी दी जाए तो ये हमारा एक अच्छा एलाई बन जाएगा, बट that image has shattered. So image making, अगर हम मार्केटिंग की जुबान में सीधा सीधा देखें, the image, जी जी मैं जी थोड़ा थोड़ा-सा इख्तिलाफ आपकी बात से करूँगी कि इट इज़ नॉट जस्ट शो ऑफ मिलिट्री डोमिनेंस व्हिच हैज़ शैटर्ड इंडियाज़ अपॉर्च्युनिटी। आई वुड से कि इंडिया की जो इस जंग में शिकस्त विद इन द इकोनॉमिक स्फीयर है, दैट इज़ रिलेटेड टू, देखिए, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट, एफडीआईज़ जो है, दैट इज़ ऑलवेज़ अ डिविडेंड ऑफ ए पीस, बी स्टेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है? तो देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ बैटल ऑफ नैरेटिव्स। तो जो लोगों को हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए खौफ पैदा हुआ है, वो इमैच्योरिटी ऑफ द नैरेटिव कमिंग फ्रॉम द पल्पिट से है। क्योंकि आपको लगता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग इमोशनल है, स्ट्रैटेजिक नहीं है। जंग भी होती हो, देखिए, आपकी अभी आपने बिल्कुल बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी रशिया की भी कि यूएस ने उस पे सैंक्शंस लगाई, ईरान पे भी लगाई, रशिया पे लगाई, वेनेज़ुएला पे लगाई। इन लोगों ने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमीज को और फॉरेन पॉलिसीज को शिफ्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि उनको हर्ट नहीं हुआ। जो स्विफ्ट नेटवर्क पे रशियन बैंक्स को आइसोलेट किया गया आफ्टर द यूक्रेनियन इन्वेजन, तो उसके अंदर डेफिनेटली फाइनेंस ने को वेपनाइज किया गया और उसने उसको हर्ट भी किया। सैंक्शंस ने उनके इंडिविजुअल्स को टारगेट किया, उनके सेक्टर्स को टारगेट किया, थर्ड पार्टी एनेबलर्स को भी टारगेट किया। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पावरफुल जियो इकोनॉमिक टूल किट इमर्ज हुआ। लेकिन रशिया ने उससे कैसे रिएक्ट किया? इट हैज़ अ ह्यूज बिग मार्केट ऑफ इट्स ओन। उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, क्रिप्टो करेंसीज में और चीज़ों में जो कुछ भी उन्होंने किया, तो दे वर एबल टू काउंटर इट बिकॉज़ इट्स अ बिग कंट्री। लाइकवाइज इंडिया साइज वाइज जियोग्राफिकली एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बड़ी मार्केट है, वो भी ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो इसको इस वॉर में उनको नुकसान हुआ, वो नुकसान इस बात से हुआ कि उनकी जो लीडरशिप है, उनके पल्पिट से इमोशनल रेटरिक आया। वो इमोशनल रेटरिक जो है वो अवाम के लिए बहुत अच्छा है, वोट के लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ जंग में जो हम पुराने ज़माने में भी होता, तो फ़ौजें सामने खड़ी होती थी, पहले शेरो शायरी से लड़ाई होती रहती थी। तो वो उस तनाज़र में तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब वो आ जाता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की स्टेबिलिटी को गारंटी करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए, दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर आपको लगता है कि इस हमेशा वी अज़्यूम दैट न्यूक्लियर एसेट्स आर इन सेफ हैंड्स। जब आपको लगे कि वो हैंड सेफ नहीं है, तो इन्वेस्टर उससे भागता है, क्योंकि इन्वेस्टर ने सिर्फ वहाँ पैसा नहीं लगाना, अपनी वर्कफ़ोर्स भी भेजनी है। ख़्वाह वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए है, काम के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, सुपरविज़न के लिए है। तो इन्वेस्टर जो है वो एक बिल्कुल दूसरी चीज़ देखता है। वो जो चीज़ों के ऊपर देखता है, वो चीज़ें सब की सब जो है पीस का डिविडेंड है, स्टेबिलिटी ऑफ थॉट का, स्ट्रैटेजिक विज़न का है। एंड इन इन अ लॉट ऑफ वेज़ इंडिया ने शुरू के दिनों में वॉर में अपनी स्टॉक मार्केट को, अपनी एफडीआई को बहुत सँभाल के रखा। लेकिन तो जो वो हर्ट आई है, वो उनके इमोशनल रेटरिक से आई है। दे वर अनएबल टू सेल देयर डिप्लोमैटिक नैरेटिव एंड दे आर स्टिल हैविंग अ हार्ड टाइम सेलिंग देयर डिप्लोमैटिक नैरेटिव, even in the hands of a man as articulate as Shashi Tharoor, because the narrative is weak. तो this diplomatic war के अंदर उनकी हार। आई नेवर जी थॉट लाइक दैट कि ये इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का कैसे इसके अंदर कॉन्फिडेंस शेक हुआ है इंडिया के अंदर। तो ये आज भी जो इनके मैंने अपनी एक्सटर्नल, फैक्ट्री दिल्ली में लगाई है, मैंने अपनी फैक्ट्री दिल्ली में लगाई है, बैंगलोर में, कहीं भी लगाई है। जंग एक ऐसी चीज है कि जो हर दरवाजे को छूती है, खास तौर पे अगर न्यूक्लियर वॉर हो। तो अगर मेरा वर्कर सेफ नहीं है, या उसकी उन्होंने पाकिस्तान ने उसमें थोड़ी बहुत जियो इकोनॉमिक प्ले की,
हमने उनकी एयर स्पेस बंद कर दी। तो मेरी अगर फ्लाइट्स नहीं जा सकती तो पाकिस्तान की तो पीआईए बेचारी जो है पहले ही मदकूक है, तकरीबन आखिरी सांसों पे है, तो हमें तो कोई उससे तकलीफ नहीं हुई। मगर हिंदुस्तान जो कि एक थ्राइविंग इकोनॉमी है, हमेशा यकीन रखिए कि वो कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में ये बेशक एक कहते हैं कि डोंट फाइट विद अ गाय हू डज़न्ट हैव अ शर्ट ऑन। तो हमारे तो तन पर हमने ज़ेब-ए-तन ही नहीं कर रखी थी कमीज़, तो हमारा क्या गया? जिसने कमीज़ की बजाय अच्छा सूट पहन रखा है, तो वो सूट उसने इसलिए पहना है कि उसकी इक्तिसादी तौर पर एक मज़बूत जड़ थी। तो आप वाह! उसके अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को शेक कर देते हैं। इवन आपके अपने इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के अंदर भी आफ्टर द वॉर व्हाइल आपका पैट्रियोटिक रेटरिक बहुत बुलंद है, मगर आपके मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल जैसे ही वक़्त ठीक होता है, वो शुरू हो बट जाती है। तो यही यहाँ चीज़ पे लेट मी हिंदुस्तान पॉइंट के आउट, लिए भी लागू है। मैडम, ये जो हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल के शुरू में ही कम हो गई थी। 95.6% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस ईयर 25 कम हो गई है इंडिया में। तो वॉर तो अब 2 महीने पहले स्टार्ट हुई है, ये शार्प डिक्लाइन क्यों आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडिया में? तो इसलिए बिकॉज़ आपके जो एक हिंदुत्वता की जो इस तरह की आपकी जैसे पाकिस्तान ने नुकसान उठाया और उठाता जाता है कि अगर सिर्फ़ दीन को आप जो है इम्पोज़ करना शुरू कर दें, एक सेक्युलर मुल्क जो है, हमेशा ज़्यादा सूदमंद है इन्वेस्टर के लिए। वो मुल्क जहाँ पर आपके अब मुझे शायद पता नहीं ओपन फोरम पे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, हमारी अपनी बिज़नेसेस हैं बैंगलोर में, तो वहाँ पर हम अपने वर्क प्लेस के अंदर भी आज तक कास्ट सिस्टम को लागू होता देखते हैं। तो जब ये चीज़ें एक और नहज के रेटरिक को पहुँच जाएँ और देखिए हिंदुत्वता के अंदर मुझे किसी के दीन से कोई एतराज़ नहीं है। हर वो दीन जिसने सदियों के गासिबाना कब्ज़े और बाहर के अफ़वाज को रखते हुए भी एक अपने आप को ज़िंदा रखा है, तो इट मस्ट बी ऑफरिंग समथिंग टू इट्स पॉपुलेशन। तो सभी राइट। दीन मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मगर एक वेस्टर्न माइंड के लिए अ, ये सोचना कि ह्यूमन्स एट बर्थ आर अनइक्वल, ठीक है ना? तो हमारा सबका माइंडसेट जो है इट इज़ ट्यून्ड टुवर्ड्स इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस। तो आई वुड से कि कुछ सालों में हिंदुस्तान ने अपने कार्ड को गलत प्ले कर दिया। उनका पहला कार्ड जो कि उनके प्रेज़िडेंट सिंह के ज़माने से प्राइम मिनिस्टर सिंह के ज़माने से चल रहा था, जो कि इंडिया की पावर को इक्तिसादियात की बुनियाद पर लेकर जा रहा था। उसके अंदर जब एक नेशनलिस्टिक हिंदूविता का जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है, तो जो आप ड्रॉप की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है और जंगें भी लोगों के हम सब के पास एक कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं, सो वी कैन प्रेडिक्ट कि आगे क्या होने जा रहा है। दे मे नॉट बी 100% एक्यूरेट, मगर जंग एकदम नहीं होती, उसकी तह बिठाई जा रही होती है एंड पीपल कैन रीड द टी लीव्स। तो ये जो रिएक्शन आना शुरू हुआ है, ये एक हार्ड लाइन रेटरिक की वजह से आना शुरू है, वेयर पीपल सी कि अब हमारे पास शायद वो स्पेस नहीं है। वी ऑल आर बिलीवर्स ऑफ एगैलिटेरियन रूल एंड वी ऑल आर बिलीवर्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेसेस। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में 2-3 चीज़ें की हैं। एक जो इन्होंने अम, जो इवैक्यू ट्रस्ट जो हमारे यहाँ होता है, वैसे वहाँ पे वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ थी। उसके तहत उन्होंने बहुत सी चर्च की, बहुत सी मंदिरों की और बहुत सी मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो है, उसको सल्ब करना शुरू कर दिया था। तो ये रिएक्शन जो था वैसे ही मुतवक्को था। तो ये चीज़ें लोगों की नज़रों से मख़फ़ी नहीं हैं, लोग इन पे नज़र रखते हैं और उससे जो अंडरबेली बन रही होती है डिसकंटेंट की, उसको भी लोग देख रहे होते हैं। इन कंट्रीज़ लाइक यूएस जब ऐसी हार्डलाइनर चीज़ें आती हैं, पीपल हैव अ फंडामेंटल फेथ इन जो बिल क्लिंटन कहा करते कि थे कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद अमेरिका दैट कैनॉट बी करेक्टेड विद व्हाट इज़ राइट विद अमेरिका। तो वी फील कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस इतनी ये स्ट्रांग यहाँ होती पे है कि वो कोर्स ऑफ ट्रैक हो आती गया है जाती इंडिया। है। जी, डॉक्टर तो साहब से लेते हैं हिंदुस्तान जी, तो हिंदुस्तान में जो साहब। है लोगों को ये फेथ नहीं है कि वो कोर्स करेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आने वाली थी। तो जो मार्केट का कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ एफडीआईज़ का या अदरवाइज़, तो दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। द बिहेवियर इन दिस वॉर has further drawn away, it has created that discontent. So, but I also hope, I'm always डॉक्टर an eternal optimist. साहब, जो मैडम ने कहा है, आप जरा अपना एनालिसिस दीजिए कि ये आज भी खड़े होके यूरोप में वहाँ पे अपने लिए फेवरेबल स्टेटमेंट लेने गए थे
और वहां पे भी खड़े होके उन्होंने वही बातें दोहराई हैं जयशंकर साहब ने. इज ही नॉट लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस? नहीं, बात ये है कि ये जिस तरह मैडम ने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक दिस इज अमेजिंग कि अगर आपका नैरेटिव ही बेसिकली रैशनल नहीं है और वो कॉन्फ्रंटेशनल है, जो उनकी आइडियोलॉजी बन गई थी हिंदुत्व की, तो उसमें जयशंकर भी तो उसी का हिस्सा बन गए ना. सो ही वाज होपिंग कि हमारी जो ये इस किस्म की एक इकोनॉमिक अट्रैक्शन है, बड़ी मार्केट है, दैट्स इनफ. दुनिया ने इसको यूं नहीं देखा. जब जंग हुई तो उसमें पाकिस्तान ने जो भी है उनको एरियल कॉम्बैट में तो ठीक ठाक कन्फ्रंट किया है. अब वो मानने को तैयार नहीं. पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा कि इस चीज में इंडिया को नुकसान हुआ है. तो वो बंदा बड़ी देर से मुझे फॉलो कर रहा था, उसने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी कि तुम फौज के अब एजेंट हो गए हो. एंड फॉर इयर्स आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो वहां पे एक हिस्टीरिया इस रेट्रिक की वजह से उनकी बुनियादों में आ गया हुआ है. और वो बेसिकली एंटी मार्केट है, एंटी इकोनॉमिक्स है. हमारा ये बहुत पहले से हो गया हुआ है. जैसे मैंने कहा 60s में रेट ऑफ ग्रोथ पाकिस्तान का 5.3 था, इंडिया का 2.7 था. वो हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन मार्केट इकोनॉमी को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था. उसे कह रहे थे अपना लाइसेंस राज. वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिलैक्स किया. उसके बाद ये सारों को जो है ना रास्ता मिला आगे बढ़ने का. लेकिन बीजेपी की जो सियासत थी वो गांधी जी की और जो कांग्रेस का एक इंक्लूसिव प्लूरलिस्ट विजन था, मजहब को भी लेके और रिफॉर्म भी था. कास्ट सिस्टम पे भी उन्होंने एक ब्राह्मण को भी एक वोट दिया, दलित को भी एक दिया. ये हिंदू मैथोलॉजी में थियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है कि ब्राह्मण शुड हैव वन वोट एंड दलित शुड आल्सो हैव वन वोट. तो उन्होंने उन सब चीजों को अलग रख के हिंदुस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में 20वीं सदी की सोच लेके वो आगे बढ़े. हाँ जी, हम अब तो उन्होंने हमने सर हमने का बहुत हैंड बड़ा स्टार्ट फायदा जी, हमने तो हैंड स्टार्ट भी यही था ना कि इस्लाम में इक्वालिटी है, ये है, वो है. लेकिन उस नैरेटिव को हमने छोड़ के हमने ये मदरसों का नैरेटिव पैदा कर दिया. हाँ जी, ठीक है, अमेरिकन सऊदी इन्वेस्टमेंट की वजह से वो हुआ, लेकिन हमने क्यों होने दिया? मैंने कल रात को एक फ्रेंच देखा है, ब्रोकन पता नहीं ब्रोकन, वो मदरसों के अंदर जो बच्चों के साथ ये सोडोमाइज किए जाते हैं, उसके ऊपर कोई 29 मिनट का वो प्रोग्राम है पाकिस्तान में, अभी रिसेंटली उन्होंने किया है. तो हमने ये सारा कुछ होते हुए देखा एक एक 7वीं सदी के ख्वाब में कि हम उसी तरीके से दुनिया को चला सकते हैं. तो इंडिया इज कॉट अप इन द सेम, वो जो है वार्प कहना चाहिए, उसी सोच के अंदर अब वो भी फंस गए हैं. अब ये इसमें से इससे अपने आप को एक्सट्रिकेट करने के लिए मैडम, व्हाट कंक्रीट मेजर्स डू यू हैव इन माइंड? हम क्या क्या करें, इंडिया वाले भी और हम भी? व्हाट डू यू थिंक वी नीड टू डू? अच्छा सर, बिफोर आई आंसर दैट एक चीज उसमें और भी ऐड कर दूं, क्योंकि सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हिंदुस्तान का नैरेटिव बिक क्यों नहीं रहा. तो जी, सर उसमें एक तो मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान का नैरेटिव इसलिए वीक है क्योंकि जो हमने बात की कि उनके अपने मुल्क के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई. इसके अलावा जो हिंदुस्तान की एडवेंचरिज्म है अब्रॉड, कनाडा के अंदर सिख लीडर कत्ल हुए, यूके के अंदर भी, यूएस के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी. तो जो मैं पहले बात करी थी कि हिंदुस्तान ने थोड़ा-सा टाइम से पहले अपना रोल असर्ट करना शुरू कर दिया. तो इस चीज़ ने भी उनके नैरेटिव को हर्ट किया, क्योंकि वो शख्स जो रो रहा है कि मेरे ऊपर आकर ऐसे हमला हुआ, तो आई वुड आल्सो से कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का भी उसमें हाथ है. उसमें जो कुरकुरे की फाइल का एक पूरा डॉसियर हमने दुनिया को प्रेज़ेंट किया, जिसने शो किया कि हिंदुस्तान बहुत से फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं. तो उसने बहुत उनके नैरेटिव को हर्ट किया. दूसरा, उनके अपनी एडवेंचरिज़्म इन वेस्टर्न नेशंस ने उनको हर्ट किया. और सिख डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है इन तमाम ममालिक में, तो उन्होंने भी इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली बैक किया और इस चीज़ को फैन किया, इस सेंटिमेंट को. तीसरा, वेस्ट ने भी
चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ से ये सीखा कि किसी को इतना बड़ा मत करो कि वो आपके गले को आ जाए। तो हिंदुस्तान की हाँ, एडवेंचरिज्म बिल्ट इनटू वो दैट बात है। नैरेटिव। तो अब हम्म, उनके ज़हन में एक थोड़ा-सा खौफ है कि हम किसी को इतना फ्री पास दे के ऐसी नेशन बना दें कि जो, और ख़ास तौर पे वो नेशन जिसकी अपनी जो फंडामेंटल फिलॉसफी है वो इनइक्वालिटी में भरी हुई है। और उसके रीसेंट टाइम्स में पिछले 2 डेकेड्स के अंदर एक्शंस ने उस थॉट को सीमेंट किया है। तो उनके नैरेटिव के अगेंस्ट अब एक, तो वेस्टर्न नेशंस में ये एक अच्छी बात है कि दे आर ओपन माइंडेड पीपल। ये नहीं है कि उन्होंने तय कर लिया कि इस्लाम बुरा है तो वो इस्लामी की फंडामेंटलिज्म पे चलेंगे। आप अपना कोर्स करेक्ट करें, दे विल लुक एट इट। तो हिंदुस्तान के नैरेटिव के ना बिकने के अंदर उनके अपने अमाल का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो वाजिब। बा और तो इस बात को आप ज़हन में रखिए कि ये हमारे लिए शायद एक इस तरह से हो गया, उसमें उनकी जंग में हार जाने से पहले भी आप देखिए कि उनकी सपोर्ट में बहुत से लोग नहीं खड़े। बहुत से लोगों ने अमेरिका थोड़ा बाद में इन्वॉल्व हुआ, लेकिन अमेरिका भी बिल्कुल फ़ोरफ्रंट पर आकर जेडी वांस वाज़ सिटिंग इन न्यू दिल्ली एट द टाइम दैट द इंसिडेंट मैडम अकर्ड। एक सवाल है, मगर एक उसने, सवाल है, एक सवाल है। जी, इन सारी जी। मतलब यू हैव गिवन सच ए qualified perspective to us that I am amazed. इसमें हर जगह एक एक्सेप्शन टू द रूल तो कहीं ना कहीं होती है। हाउ डू वी एक्सप्लेन कि यूएस सारी दुनिया की कॉन्शियंस जब ये मान गई है कि फ़लस्तीनियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, अगर वाकई वो रैशनल लोग हैं, हाँ जी, तो नितिन याहू इज अ क्रिमिनल अंडर इंटरनेशनल लॉ। लेकिन अमेरिका में जब वो जाता है तो सारी कांग्रेस के अंदर लोग खड़े होकर तालियां मारते हैं, और ये रोज बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इफ इट्स आल्सो द इकोनॉमिक्स विच मैटर्स, तो क्या उन्होंने यहाँ पे क्या कैलकुलेशन की हुई है? आर दे नॉट इनटू ए सिमिलर ब्लॉकेज ऑफ द माइंड? जो ये वेस्टर्न पावर्स हैं, ठीक है, आराम आराम से, अब मैं तो रोज वॉच करता हूँ, पहली दफा अब जाके स्वीडन की एक फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम ये मिनिस्टर जो है ये इजराइल का, उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे ये। बट आफ्टर ऑल दीज इयर्स, एक जमाने में स्वीडन वाज एट द फोर फ्रंट वियतनाम वॉर पे, और चिली के अंदर जो जुल्म हुआ, और जो फ़लस्तीन में हो रहा था, उलुफ पाल्मे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही वाज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट वन टू गो आउट एंड क्रिटिसाइज़ दैट। ये चुप हो गए। ये सारा मसला जो है, यूरोप के अंदर एक और फिनोमेनन भी है जो बहुत फैल रहा है, व्हिच इज़ एंटी रैशनल, और वो जो उनकी राइट विंग पार्टीज़ जीत रही हैं, इलेक्शन या इलेक्शन में उनके नंबर बढ़ रहे हैं। तो आई एम वरिड कि ये जो आपकी लॉजिक है ना जियो इकोनॉमिक्स की, इन द, वो क्या कहते हैं, लार्जर सेंस, इज डेफिनेटली द डोमिनेंट ट्रेंड। बट देर आर ऑल दीज डिस्टर्बेंसेज विद इन नॉट ओनली साउथ एशिया। चाइना ने शायद इनको मैनेज कर लिया है, लेकिन यूरोप कॉलोनियल पावर रहे हैं, इनमें रेसिज्म हैज बीन पार्ट, इनकी इक्वालिटी की लॉजिक जो है वो इतनी भी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। स्लेवरी इन्होंने फैलाई दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जो लोकल लोग हैं उनसे छीन के अपने इन्होंने डेमोक्रेसीज बनाई, और वही वापस आ रही हैं। जो 40 मिलियन बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, वो इज़राइल को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल जूज असेंबलिंग इन पैलेस्टाइन, एंड देन जीसस विल कम। और So, द नेक्स्ट थिंग सर कि अगर वो मैं इसमें थोड़ी-सी दूसरी कतल दूसरी कलामी दफा, की माफ़ी करते हुए एक जी, थोड़ी-सी बात ये कहना चाहूँगी कि इसमें ऐसा नहीं है कि जियो इकोनॉमिक्स उसमें रेलेवेंट नहीं रही, या नहीं, वेस्टर्न कॉन्शियस के अंदर मैं कहता जो हूँ वो आप कहीं उसकी बात होगी। पहले आप ये देखिए कि उन्होंने हूथीज़ के साथ एक एग्रीमेंट किया। देखिए मिडल ईस्ट ने अब के अपने इकोनॉमिक पावर को थोड़ा-सा शो किया, और आप ये जो हूथीज़ के साथ एग्रीमेंट हुआ, उसमें अमेरिका ने आराम से साइड से बैठकर ये एग्री किया कि आप हमारे जहाज़ मत छेड़िए, इसराइल को जो मर्ज़ी कीजिए। ये पहली दफ़ा हुआ है। तो ऐसा चले, नहीं है कि बिल्कुल फिर इसी नहीं तरह मैं कह रहा हूँ, देखिए, उन्होंने आई ईरान एम से नॉट, अलहदा से बातचीत नहीं, शुरू कर दी। मैं बात में, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल तो नहीं होता। तो वो ज़ाहिर है
कोई भी हुकूमत होगी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो अपने इन इंटरेस्ट को देख जी, के जी। नहीं जो कोर्स चेंज कर लेते हैं। देखे ना, तो पाकिस्तान के उन्होंने अंदर देखिए हमास से अपने देखिए मैं जो आपकी बात में थोड़ी-सी एक चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ इट। बट कहने की बात ये है कि कभी भी कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे पहले इर्रेलेवेंट हुआ करती थी। आप कुछ भी कहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे मैंने कहा कि हूथीज़ के साथ उन्होंने इंडिपेंडेंटली डील की और सिक्योरिटी अमेरिकन्स के लिए बाय की। हमास के साथ उन्होंने अलहदा से बात की और अमेरिकन हॉस्टेजेस उन्होंने निकाल लिए और इसराइल को लिटरली तन्हा छोड़ दिया। तो हम्म, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ नहीं रहे थे। अगर ये आपका इंसिडेंट नहीं होता जो म्यूज़ियम के अंदर हुआ, जिसमें एक यंग कपल बहुत ट्रेजिकली मारा गया, बल्कि बहुत ये भी बात की जाती है कि ये भी एक फ़ॉल्स फ्लैग ही था। तो थोड़ा-सा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो एटीट्यूड है, वो उससे टर्न हो गया था। उसने अपने ट्रिप के अंदर इसराइल को कंप्लीटली इग्नोर किए रखा और तो ये नहीं कह सकते कि और देखिए ये यहाँ टू से स्टेट मैं टू मैं स्टेट देखे रहा हूँ ना ये टू बात स्टेट को बात डॉक्टर सुने, की। टू स्टेट की जो लेकिन दुनिया आपने मान चुकी है कि ये होना चाहिए सॉल्यूशन, उसको इस ट्रिप के अंदर और बाद में भी ट्रंप ने नहीं सपोर्ट किया। तो मुझे एक वो इरेशनैलिटी जो वेस्ट के अंदर है, वो अभी तक मुझे बड़ा डराती है। एंड आई तो एम आप नॉट ये कंप्लीटली ना डॉक्टर ये वो साहब भी की रैशनैलिटी हो नहीं है। रहा देखिए, है जहाँ पर हिंदुत्वता एक दीन है, वहाँ पर जो ईसाईयत है, वो भी एक दीन है। तो हर हाँ, तो शख्स के इसके लिए साथ आपने जब खुद ही अपने सवाल में जवाब उसका दिया कि उनके अपने दीन के अंदर भी जो मसाया की दोबारा आने की शराइत मौजूद है। अगर आप और दूसरी मैं उसमें एक और चीज़ ऐड ये भी कर दूँ कि जब मैंने शुरू में डेफ़िनेशन दी थी जियो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें मैंने कहा था कि जो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स हैं, उनको छोड़ दीजिए। एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में एक यूक्रेन आ जाता है, एक आपका कश्मीर आ जाता है और एक आपका फ़लस्तीन आ जाता है। तो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में जियोपॉलिटिक्स उतनी ही इम्पोर्टेंट रहती है और बिकॉज़ अब वॉर शुरू हो चुकी है। ये जो डिटरेंस बिल्ड की जाती है, ये शायद वॉर से पहले की जाती है। ये जो इंटीग्रेशन बिल्ड की जाती है, ये वॉर के आने से पहले बिल्ड की जाती है। वॉर के बाद जो प्यूनिटिव फॉर्म है, जैसे कि हमने टैरिफ्स और इनकी बात की, ये कुछ हद तक अपने अहदाफ पाती है। बियॉन्ड दैट इट बिकम्स इर्रेलेवेंट और अपने अहदाफ छोटे ममालिक पे बेहतर तरीके से पा सकती है। बड़े ममालिक पे जैसे कि रूस है, उसपे मैंने स्विफ्ट का और इन सब का ज़िक्र किया, उसके बावजूद भी those economies have a capability to self-sustain because they have an inbuilt sovereignty within the state. State is big enough. बस तो हमारा जरा इजाजत दीजिए, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और इंटेंस है। वेरी एनलाइटनिंग, वेरी मुझे एनलाइटनिंग। हाँ समझ जी, आई है डॉक्टर साहब, जो मुझे बात समझ आई है कि ये जो पाकिस्तान स्पेसिफिक था एक नैरेटिव कि ये रिलीजियस सोसाइटी है, और जैसे मैडम की बात से मैं डिड्यूस कर रहा हूँ कि इमोशन ड्रिवन डिसीजंस हैं। नाउ इट्स इंडिया इज बीइंग लुक्ड एट इन द सेम मैनर, और जैसे आपने फरमाया कि जो अभी वेस्ट में हो रहा है, राइट विंग आ रहा है, नेशनलिज्म आ रहा है, और जिस तरह गजा का सारा मामला है उसके ऊपर, सो इट्स एवरीवेयर। या अब सवाल जो आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आप दोनों से मैं के सामने रखूंगा सवाल, वो है एक जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से क्रेडिबिलिटी का। ये मैडम, जहाँ पे आप जाते हैं पैसा लगाने, बिजनेस बनाने, वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ कैसा है, वहाँ सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। रूस का पैसा रखा हुआ था अमेरिकी और वेस्टर्न बैंकों में, जब जंग शुरू हुई उन्होंने वो पैसा रोक लिया। तो अगर मैं भी ये सोचूं कि कल को मेरे इनके साथ मामला खराब हो गए, तो मैंने जो पैसा लगाया हुआ है वहां पे ये मेरा पैसा रोक लेंगे, तो मैं वहां पैसा क्यों लगाऊंगा जाके? मैं तो आज ही उस बारे में परेशान होऊंगा ना, ऐसा सोच के कि मेरे कल को इनसे ताल्लुकात खराब हुए तो ये कहेंगे भाई को पैसा नहीं है, चलो निकलो इधर से। दैट्स व्हाट दे एग्जैक्टली डिड टू रशिया। तो मेरी नजर में तो वेस्टर्न क्रेडिबिलिटी इज वेरी पुअर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग माय मनी देयर। नंबर टू, look at India, what have they done? They are कंप्लेनिंग कि जी चाइना ने हमारा पानी रोका है ब्रह्मपुत्र का, और वो हमारे साथ ट्रीटी नहीं करते। बट ऑन द अदर हैंड, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी पाकिस्तान के साथ साइन की हुई है, विच दे कैन नॉट बाय
द इंटरनेशनल लॉ, उसको वो सस्पेंड नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा जी हम उसको नहीं मानते। So how do you look at India, which does not honor international treaties? And how do you look at the West, जो पैसा रोक लेते हैं, बदमाशी कर रहे हैं? सिंपल सी। सर, इसमें मेरी छोटी-सी जो है वो ये अर्ज़ है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से या पूरे जो पिछले कुछ दहाइयों में हो रहा है, उससे पाकिस्तान की टेक होम ये है कि हमें अपने लिए, जैसे अभी इन्होंने क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, ठीक है? तो वो एक समझिए कि उसकी ख़ैर अपनी एक लिमिटेशन है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से आपने अपनी सॉवरेनिटी को गिव अप भी कर दिया है, मगर कैपेबिलिटी टू ट्रांज़ैक्ट ग्लोबली अमंग कंट्रीज दैट मे बी सैंक्शन्ड को एनहांस कर लिया। तो कुछ आंसर्स तो टेक्नोलॉजी में है, जैसे कि वी शुड फोकस्ड तरीके से वी शुड वर्क ऑन डाटा सॉवरेनिटी। वी शुड इन अ वेरी फोकस्ड वे वर्क ऑन एआई डेवलपमेंट। और हमारे लिए ये सब चीजें आसान इसलिए हैं बिकॉज वी आर अ यंग कंट्री। हमारे पास 70% हमारी पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है। तो ये जो एचआर है, इसको आप अगर राइट तरीके से इसकी स्किल डेवलपमेंट करें तो हमारे लिए ये अहदाफ कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, डाटा सॉवरेनिटी, एआई डेवलपमेंट, कंट्रोल ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतना क्रिटिकल है जिसके आप नेशंस उस पे फोकस नहीं करिए। जितना अहम आपके पास असलहे का होना है, उससे ज्यादा अहम आपके पास कंट्रोल ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का होना है। तो ये एक तरह से अब आपके नए की फ्रंट्स हैं जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन के अंदर। इसके अलावा आपको अपनी रीजनल और बायलैटरल एग्रीमेंट्स में अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। वेस्ट के ऊपर ये नहीं है कि बिगाड़नी है, आपका अभी भी इंफॉर्मेशन कॉरिडोर वो है और उनके साथ भी चलना है। मगर चाइना का ये जो एआईआईबी का या ब्रिक्स बैंक जो है, दे आर चैलेंजिंग वेस्टर्न फाइनेंशियल हीजमनी। वी शुड लुक एट इट केयरफुली एंड वी शुड फाइंड अ पाथ टू बैलेंस बोथ। जो आईएमएफ की लैंडिंग कंडीशंस है और वेस्टर्न एड है, ये आज भी हमारी एक्यूलीज हील है। मैं टाइम को देख रही हूँ तो इसलिए तेजी से बात कर रही हूँ कि they still shape the policies in our developing nations. So we should look for these bilateral institutions within the region, जिसके अंदर चाइना एक बड़ा लीडिंग रोल अदा करने जा रहा है। वो हेल्थ के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक नया लीडरशिप रोल लेने जा रहा है। वी शुड लुक एट इट वेरी केयरफुली। आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में 140 कंट्रीज के साथ ऐसी डील्स की हैं जो कि एक डिपेंडेंस का एक नया पूल बन गया है। वी शुड लुक फॉर स्ट्रेंथ्स इन देयर एंड सी कि क्या इन सारी चीजों को अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं, रीजनल भी, बायलैटरल भी। वी शुड लुक एंड फाइंड अ बैलेंस्ड रोल फॉर पाकिस्तान। मुमकिन है कि हिंदुस्तान से भी हो सके, अगर फर्ज कीजिए वो जियो इकोनॉमिक्स हम उस अफेयर में नहीं एक्सरसाइज कर सकते, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करें और बहरहाल अपने हदफ के अंदर। वैसे भी अब आप बात हम करते हैं कि हम इस्लामी स्टेट है, जरूरी नहीं कि इस्लामी स्टेट होना अगर बुरी चीज हो। इस्लामी स्टेट का पहला फंक्शन क्या है? प्रोविजन ऑफ रिस्क उन करीम। हज़रत उमर ने शरीयत मौकूफ कर दी थी कि अगर मैं रोटी नहीं अपने लोगों को दे रहा तो मुझे हाथ काटने का हक नहीं है। तो इस्लाम के अंदर जहाँ बहुत सी स्ट्रेंथ्स हैं, हमें उनको रिविजिट करना चाहिए। और अगर स्टेट का पहला फंक्शन जो है प्रोविजन ऑफ रिस्क करीम विद एन इम्प्लिसिट डायमेंशन एंड प्रोविजन फॉर एडिक्वेसी, तो मे बी लेट्स फोकस ऑन दैट। और वो फोकस जो है वो हमेशा पीसी का डिविडेंड है। तो वी नीड Yeah. टू फोकस ऑन दीज आइडियल्स इन माय हम्बल ओपिनियन एंड फ्रॉम देयर विल फाइंड अ पाथ फॉर आवर पीपल। हमारे लोगों के हालात Would like बहुत खराब हैं। अगर यही लोग हमारा एसेट है, इस असासे को एम्पावर करें और इस असासे से आगे चलें, तो मुल्क इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा और हम yeah. कौमों की लीग में सर फख्र से बुलंद भी कर सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं जी, आई एम टोटली charmed by the talk given by सबात जी। एक और थैंक तरीका यू। देखने का है। हम तो बेसिकली पावर, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी को ही देखते हैं और वही मेरी स्पेशलाइजेशन है। जी। So this is another perspective. You know, we have to integrate all this. But basically, the rational एक्शन जो है ना वो स्टेट के अंदर डोमिनेट करना चाहिए। ठीक है, हज़रत उमर का एग्ज़ाम्पल मैं भी कई जगह देता हूँ, लेकिन हज़रत उमर के उस एग्ज़ाम्पल को सिर्फ़ लफ़ाज़ी है और हाथ काटना या कोड़े मारना या जो गैर मुस्लिम हैं उनके चर्च जला देना, ये सारी जो है
नेगेटिविटी ये भी इसी स्टेट ने इस्लामिक स्टेट के हवाले से जस्टिफाई किया है, उसको भी हमें अपना ठीक करना पड़ेगा एंड ब्रिंग द पॉजिटिव फीचर्स। अगर आपने, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान शुड बी सेकुलर विद इस्लामिक वैल्यूज जो हैं, इस किस्म की लोगों की खिदमत की, उनको इक्वालिटी देने की, उसमें कोई क्लैश नहीं है, बिकॉज दैट इज व्हाट इंस्पायर्स यू। बट वंस यू ब्रिंग इट इनटू शरिया लॉ और ये और वो, यू डिस्ट्रॉय द होल बेसिस जिस पे ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जी, मैं हमें भी थोड़ा-सा टाइम लेके आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि हम उसके, मैंने गुज़ारिश यही की है कि इस्लाम के जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, व्हिच इज़ व्हाट मेड अस, जो हमारी एक रैशनल थॉट है उसको प्रिवेल करें और उसकी अच्छी चीज़ों पे बिल्ड ठीक है, करें। दैट्स और मोस्ट एक्सेप्टेबल। हाँ, थैंक ठीक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यू मेड थिंग्स वेरी क्लियर टू अस। बहुत सारी नई बातें हमारे सामने आई हैं, डॉक्टर साहब ने सही फरमाया, जिनको हमने उस पर्सपेक्टिव में आपसे सुना, जियो इकोनॉमिक्स के। तो थैंक यू सो मच सबात रफीक साहबा, आपकी इस शिरकत के लिए, फॉर शेयरिंग योर आई थॉट्स। होप मैडम फिर भी आएंगी जब हमें इनवाइट हम इंशाल्लाह आप जब जब जी, हुक्म करेंगे, आई विल ऑलवेज़ बी हाज़िर। जी, थैंक बहुत यू बहुत सो मच शुक्रिया फॉर हैविंग मी। मच, थैंक और यू। आप लोगों के देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज पाकिस्तान से।